हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 क्लास 11th के इकोनॉमिक्स की। इसकी इकोनॉमिक्स से आज बात करेंगे हम। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया था, आधी चीजें मतलब 3 चीजें से होती थी। तो पहला चीज है हमारी विषय सामग्री। इसकी 2 विषय सामग्री होती है। क्या विषय? 2 विषय सामग्री होती है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी विषय सामग्री के ऊपर। इसकी 2 विषय सामग्री होती है। कितनी? 2। पहली विवरणात्मक संख्या की, मतलब इसमें आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण एक मतलब एकत्रित करना, उनको या व्यवस्थित करना, इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग उसको आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए, उसको प्रस्तुत करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, इसलिए उसका इसका प्रयोग किया जाता है। अब निष्कर्षात्मक, आपको नाम से पता चल रहा होगा निष्कर्षात्मक मतलब जिसके निष्कर्ष। समझ में आ गया आपको? नहीं मैं बताता हूँ। निष्कर्षात्मक से अभिप्राय मतलब किसी प्रतिदर्श, जिसे इंग्लिश में सैंपल बोलते हैं, मतलब प्रतिदर्श के आधार पर जब निष्कर्ष निकाले जाते हैं तो उसे निष्कर्षात्मक मतलब प्रतिदर्श के आधार पर मतलब किसी सैंपल के आधार पर जब निष्कर्ष निकाले जाते हैं तो हमारी जो ये विशेष सामग्री मतलब निष्कर्षात्मक का प्रयोग किया जाता है। ये समझ में आ गया आपको 2 विधि? किसी को डाउट हो तो कमेंट में लिख देना इन 2 वीडियो में। जिसको भी समझ में ना आया वो एक बार अच्छे से वीडियो दोबारा देखे, और समझने के लिए समझ में आ गया उसे एक्सप्लेन ज़्यादा करना हो तो आप बुक को रीड कर सकते हो अच्छे से। अब हम बात करेंगे कि ये सांख्यिकी की सीमाएं। आइए, हमने किसकी विशेष सामग्री की बात करी आज, मतलब अभी हम बात करेंगे किसकी? सांख्यिकी की सीमाएं के बारे में। एक बात बताओ, केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, मैंने ये बताया था कुछ संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, मतलब जैसे जिनको संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। अभी मैंने बताया था इसकी विशेषता में, जैसे 12, 11, 13, 15 ऐसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। मतलब जो संख्यांकी में जो इसमें बताया रखा आपको, केवल संख्यात्मक मतलब केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन होता है, मतलब जो संख्या में हो गया उन्हीं का अध्ययन किया जाएगा। जैसे हम बात करें किसी मित्रता जो होगी, देश प्रेम हो गया, न्याय हो गया, दोस्ती, इन सब का अध्ययन नहीं किया जाता है। बस इसमें संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। इतना से याद रखना, मित्रता, प्रेम, देश प्रेम, न्याय, दोस्ती वोस्ती, ये सब इसमें बात नहीं होती है हमारी। इतना तो समझ में आ गया होगा। हाँ, बात करते हैं केवल समूहों का अध्ययन। अभी हमने बात की थी समूह के बारे में, बात की थी समूह के बारे में पिछली वीडियो में। केवल समूह का अध्ययन, एक समूह होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। उसको निष्कर्ष निकालने के लिए एक समूह ग्रुप होने की जरूरी हो आवश्यकता होती है। जब जैसे मैं बात करने जा रहा हूँ समूह की, मैंने मान लो जैसे समूह के लिए हमारे को, जैसे मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मैं अकेले दे रहा हूँ तो पता नहीं चलेगा मुझे कितने नंबर आए मेरे। अब मान लो कहीं मैं अपने दोस्तों के साथ टेस्ट देता हूँ, मतलब क्लास ग्रुप के साथ, तो उसमें पता चलेगा कि मेरे किससे ज्यादा नंबर आए, किससे कम नंबर आए, कितने नंबर आए मेरे। उससे मतलब निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि मैं कितनी तैयारी करनी चाहिए, किससे ज्यादा कम आए। ये सब बात है उसका समूह का अध्ययन। जब समूह ही नहीं होगा तो अध्ययन कैसे होगा? ये बताओ, समूह होना जरूरी है। समूह, ग्रुप, समूह समझ में आ गया होगा आपको समूह क्या होता है। हाँ, बात करते हैं आंकड़ों का एक रूपता और सजातीय का होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आंकड़ों का एक रूपता और सजातीय का होना। एक बात बताओ, जब आंकड़े एक रूपता मतलब एक जैसे होने चाहिए, हम बात कर रहे हैं वो कृषि उत्पादन के बारे में, तो कृषि उत्पादन के बारे में ही सभी आंकड़े होने चाहिए, कोई कपड़े से नहीं उठ के आ जाना चाहिए। मतलब एक रूपता, एक जैसे होने चाहिए वो आंकड़े, बस कृषि उत्पादन के बारे में ही होने चाहिए। सजातीय, उनको सजाने का तरीका, मतलब उनको जो ये है, मैं कृषि मान लो कृषि में 2 चीज आती है, गेहूं, तो गेहूं का गेहूं में लिखूंगा और उनको चावल का चावल में लिखूंगा, और अन्य में जो सारे आ जाते हैं। तो उनको सजाने का तरीका मतलब दिखने का तरीका, इनमें फिट करने का तरीका, व्यवस्थित करने का तरीका जो होता है हमारा, उससे सजाते आ गए थे। एक रूपता समझ में आ गया, एक जैसे आकर मतलब कृषि और जैसे कृषि उत्पादन और कपड़े के उत्पादन में दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसलिए बताता हूँ, एक रूपता मतलब एक जैसे होने का अत्यावश्यक शर्त है इसकी। आप बात करेंगे बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। मान लो मैं हूँ, अब मुझे किसी चीज आंकड़े एकत्रित करने किसी चीज के लिए, अब मैं पहले देखूंगा कि जो आंकड़े निष्कर्ष मतलब निकल चुके, मेरे को किस किस चीज की जरूरत होगी, पहले देखूंगा, संदर्भ देखूंगा उसमें कि मेरे को किस किस चीज की आवश्यकता होती है, फिर निष्कर्ष निकलेगा। फिर उसके बाद ये, अब बिना संदर्भ के मतलब मैं सीधे एकदम आंकड़े एकत्रित कर लेता हूँ, मतलब बिना उसका संदर्भ के जाने, तो मुझे वो निष्कर्ष जो मिलेगा ना गलत हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ छूट जाए या कुछ जानकारी ना हो मुझे उसके बारे में,
तो इसलिए बोलते हैं बिना संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग। ये तो आपको पता ही होगा, केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग मतलब इसमें विशेषज्ञ आम व्यक्ति नहीं, जिसको सांख्यिकी विधियों का ज्ञान होगा। क्या? सांख्यिकी जो विधि सांख्यिकी जो विधियों का जिसको ज्ञान होगा ना, सांख्यिकी विधियों का जिसको ज्ञान होगा वही कर सकता है इसका प्रयोग, क्योंकि विशेषज्ञ जो होंगे उसी का प्रयोग। कोई आम साधारण व्यक्ति को क्या पता कि वो किस चीज के बारे में लिखा गया, वो किस चीज के लिए उपयुक्त होगा, इसलिए बोलते हैं मतलब सांख्यिकी के इसकी मतलब जो है केवल विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग होता है, आम जनता नहीं कर सकती इसका प्रयोग, जैसे साधारण व्यक्ति। इसलिए बता रहे कमियां में आता है इसके। जैसे आप संदर्भ के निष्कर्ष गलत हो सकता है, इसलिए कमी हो चुकी है। संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन होता है, इसमें पहली कमी ये हो गई। इसमें समूह का अध्ययन होता है, बस अकेले के बारे में अध्ययन नहीं होता, दूसरी कमी ये हो गई है। इसमें सीमाएं से किसी को डाउट हो ना तो यहाँ पे कमियां लिख लेना या हानियां लिख लेना, इतना तो आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में, आप जब पढ़ोगे तो पूरा एक्सप्लेन से। दुरुपयोग संभव, लास्ट पॉइंट। बुक के अंदर 8 पॉइंट दे रखे हैं, मगर मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में कम से कम जो मैक्सिमम है वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और आप इन 6 के बारे में लिखोगे, फिर उनके उदाहरण लिखोगे, फिर निष्कर्ष लिखोगे अपना, तो आपको पूरा बस समझ में आ ही जाएगा। नंबर कट ही नहीं सकते आपके कहीं पे, आप मेरे जैसा लिख दो तो। क्योंकि अब बात करेंगे हम इसके लास्ट पॉइंट जो है हमारा दुरुपयोग संभव। एक बात बताओ, सांख्यिकी जो एक पहले से तैयार सामग्री होती है, मतलब इसको बुक के अंदर किसी ने कहा है कि सांख्यिकी गीली मिट्टी के समान है, जिसको आप देवता बना लो या मूर्ति मतलब शैतान बना लो, इसलिए बोलते हैं सांख्यिकी जो है इसका दुरुपयोग संभव है, ये गीली मिट्टी के समान होता है। ये बात याद रखना। ये 7 पॉइंट 6 पॉइंट पढ़ चुके। हमारा जो है सीमाएं मतलब कमियां हो चुकी है, उसकी विशेषताएं हो चुकी है, इसके सांख्यिकी की जो है विशेषता हो चुकी है, कमियां हो सकी है, उसकी सामग्री हो चुकी है। अब हमारा बचा क्या, आपने नोटिस किया? बचा, मैं बताता हूँ। बहुत से वीडियो सोच रहे होंगे कि इसका महत्व और कार्य कब आएगा। अब हम बात करेंगे इसके महत्व और कार्य की, क्योंकि बहुत देर से देखे जा रहा हूँ मैं कि ये लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। एक बात बता जाओ, आपको कमियां पता चल जाएगी, उसकी विशेषता पता चल जाएगी, तो उसके कार्य। अब हम बात करेंगे इसके कार्य और महत्व सांख्यिकी की। किसकी? सांख्यिकी के कार्य और महत्व की बात करेंगे। तो एक बात देखो, पहला क्या है, पहला हमारा कार्य और महत्व दोनों यही है, याद रखना। ये जो 6 पॉइंट लिखे हैं मैंने, कार्य और महत्व दोनों है। क्या? कार्य और महत्व। तो पहले कार्य महत्व की बात करते हैं, जो आर्थिक समस्या है। अब जो आर्थिक समस्या की परिमाणात्मक रहती है, मतलब जैसे किसी भी आर्थिक समस्या को जो उसको विस्तार से ज्ञान मतलब अच्छे से देखने के लिए उसको अर्थशास्त्र को उसके ज्ञान का प्राप्त होना, विस्तृत ज्ञान मतलब पूरा अच्छे से ज्ञान प्राप्त होना उसकी जरूरत होती है। इतना समझ में आ गया आपको? मतलब किसी भी समस्या को देखने के लिए अर्थशास्त्र को उसके विस्तार से ज्ञान प्राप्त होना जरूरी होता है। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा, अंत क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलना है। अंत क्षेत्रीय मतलब अंतर क्षेत्रीय मतलब किसी क्षेत्र के अंतर, ये समझ में आ गया आपको? अब अंतर समय तुलना है, किसी भी क्षेत्रों के मतलब उनके मध्य की जाने वाली तुलनाओं को अंत क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलनाएं कहते हैं। इस तरह से किसी भी क्षेत्रों के अंतर मतलब मध्य की जाने वाली तुलनाएं जो होती है हमारी, वो अंत क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलनाएं कहलाती है। कारण परिणाम संबंध ज्ञात करना। क्या? कारण परिणाम संबंध ज्ञात करना। जैसे सभी आर्थिक जो समस्या होती है, सभी आर्थिक समस्याएं जो होती है उनको जो परिणाम संबंध ज्ञात करने के लिए क्या होती है, प्रयत्नशील होती है। प्रयत्नशील होती है वो सभी मतलब जो सभी होती है, सभी कारण परिणाम संबंध ज्ञात करने के लिए क्या होती है, प्रयत्नशील होती है। उसके बाद जब वो उसके फलस्वरूप वो आर्थिक समस्या का उससे निपटारा भी हो जाता है, किसी भी समस्या का। अब जैसे हम बात करेंगे आर्थिक भविष्यवाणी की, अब हम बात करेंगे आर्थिक भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी से ये मत समझ लेना किसी ज्योतिषी से। भविष्यवाणी जो है किसी भी जो आर्थिक समस्या है, कोई भी जो आर्थिक समस्या है उसके बारे में वो पूरा अच्छे से पढ़ेंगे नहीं। कौन हर बार जनसंख्या एकत्रित करता है, कौन मतलब उसको विस्तार से ज्ञान करेगा, तो
मतलब जो भविष्यवाणी है, जैसे मैं बोलूं रोहन नाम का एक लड़का है, क्या रोहन नाम का एक लड़का है, अब उसके 8वीं में, जो हमारे 8वीं में उसके नंबर आए 60%, उसके 9वीं में कितने आए 65%, 10वीं में कितने आए 70%। तो एक बात बताओ, मैं इन तीनों को देख के, या कोई भी आर्थिक भविष्यवाणी जो करेगा वो इन तीनों को देखेगा कि हर बार 5-5 बढ़ रहा है, कितने हर बार 5-5 बढ़ रहा है, जो भविष्यवाणी लगा सकता है कि जो अब जो 11वीं में आएंगे उसके, कब जो 11वीं में आएंगे तो वो कितने परसेंट 75% आ सकते हैं। ये हमारी आर्थिक भविष्यवाणी होती है, याद रखना। जो भविष्यवाणी वो होती है जो उसको पुरानी समस्याओं को देखकर जो भविष्य में होने वाली जो बदलावों को देखा जाता है, उस पर जो भविष्यवाणी करते हैं उस समस्याओं का, तो वो हमारी जो कहलाती है आर्थिक भविष्यवाणी। आपको समझा दिया मैंने अच्छे से, एक बार देख लेना। नीतियों का निर्माण, एक वित्त मंत्री है, क्या वित्त मंत्री आपको पता ही होगा, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है, जो वित्त मंत्री, इसके बारे में जो हम बात करेंगे, वित्त मंत्री जो नीतियों का निर्माण करता है। वित्त मंत्री मतलब जो पैसे का मंत्री होता है, इतना समझ में आ गया होगा। तो मतलब जैसे जो वित्त मंत्री भी है वो सांख्यिकी आंकड़ों के अध्ययन द्वारा, किसके द्वारा, सांख्यिकी आंकड़ों के अध्ययन द्वारा, जो सांख्यिकी आंकड़ों के अध्ययन द्वारा जो नीतियों का निर्माण कैसे करता हूँ, सांख्यिकी आंकड़े देखेगा कि मतलब कर किस पर लगाया जाए, कर किस पर लगाया जाए और किस मात्रा में लगाया जाए। पहले कर किस पर लगाया जाए, किस पर लगाया जाए, कितनी मात्रा में लगाया जाए, ये सब जो नीति होती है, वो सब नीतियों का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, सांख्यिकी आंकड़ों के द्वारा। ये बात याद रखना, सांख्यिकी आंकड़ों के द्वारा जो होता है हमारा नीतियों का निर्माण भी होता है उसी के द्वारा। ये मत सोचना कि सांख्यिकी का प्रयोग रियल में नहीं होता है। ये जो हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं वो हमारी बगल में अर्थव्यवस्था ही है, वही बगल में जो हमारी चल रही है उसी के बारे में हम पढ़े थे इस बुक के बारे में। जो आर्थिक संतुलन के बारे में, जो हम आर्थिक समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि किसी एक चीज के बारे में, मतलब कोई एक वस्तु है, मान लो ये मार्कर ही ले लो, इस मार्कर की मैं डिमांड मतलब मांग देखूंगा और पूर्ति देखूंगा। जब संतुलन होगा ना, वो संतुलन में भी आर्थिक समस्या को संतुलन करना पड़ेगा। जैसे किसी कीमत के, एक कीमत के संबंध में, एक ही कीमत के संबंध में किसी की मांग और जो पूर्ति है वो बराबर होनी चाहिए। जब यह आर्थिक संतुलन होता है उसी के द्वारा की जाती है। याद रखना, जब भी ये मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती है और किसी एक कीमत के संबंध में निकाली जाती है तो ये हमारी होती है। आपको समझ में आ गया होगा। आप किसी को भी डाउट हो कोई सा भी किसी भी चीज के बारे में, या मतलब वीडियो में अच्छे से समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको एक्सप्लेनेशन पूरी मिल जाएगी अच्छे से, ताकि आपको लिखा हुआ मिल जाए, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत हो डेफिनेशन में, किसमें डेफिनेशन में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आपको वीडियो अच्छी लगी हिंदी में तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी हिंदी में वीडियो मिल सके। तो थैंक यू, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो और अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।